हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। गुड इवनिंग जी सभी को। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो मुझे। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके ओके जी। ओके सो आज हमारा यूनिट रहने वाला है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम यूनिट 6 में आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम, जो हमने कल क्लासिकल आपका थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किया था। ठीक है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज वो हम आज कवर करेंगे। तो प्लीज जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आई एम प्रियंका और मैं आपको पढ़ाती हूँ पेपर 2 कॉमर्स यूजीसी नेट के लिए। जून 2024 के लिए आपकी तैयारियां हो रही है जी। एंड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। और सभी कमेंट कर दीजिए, वी वांट जेआरएफ इन जून 2024। ओके सो कल हमने क्या किया था, क्या कोई बताएगा मुझे क्लास में? ये है आपका यूनिट 6 और डेली आपकी क्लास होती है 5 PM टू 6 PM और अब से आपकी संडे को भी क्लास हुआ करेगी। बाकी देखते हैं, सैटरडे को वैसे अपडेट दे दूंगी। क्लास का मैंने शेड्यूल तो 7 PM वाला बनाया संडे को, या तो 5 PM 6 PM 7 PM इसी बीच में होगी आपकी क्लास संडे को। ठीक है, तो चेक कर लेना एक बार। वैसे मैं शेड्यूल अपडेट बता दूंगी आपको एक बार सैटरडे को भी। क्लासिकल थ्योरीज हमने किया था। ओके, वेरी गुड। ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। ओके, और जो ये प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल्स में आपकी क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज आएगी और यहाँ से डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। इसके बाद हम करेंगे आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, स्पैन ऑफ कंट्रोल। यहाँ से भी क्वेश्चन, मीन्स जितने भी आपको टॉपिक करवाऊंगी सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एनटीए वाले यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही पूछते डेफिनेटली। ओके जी। क्लासिकल मैनेजमेंट हमने कल किया था। क्लासिकल क्या था आपका? बहुत पुराना था, ट्रेडिशनल था, कन्वेंशनल था। ठीक है, क्लासिकल। और यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर इंसानों से ज्यादा प्रोडक्टिविटी ली जाती थी कि जो इंसान है वो ज्यादा से ज्यादा उससे काम करवाया जाए, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी हो, प्रोडक्टिविटी हो। और यहाँ पे स्किल्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, न्यू क्लासिकल में क्या देखा हमने कि न्यू क्लासिकल आपका वो होता है जहां पर ह्यूमन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मीन्स कि इंसान को मशीन ना समझकर इंसान को समझा जाए। ऐसा ना हो कि आप उससे इतना ज्यादा काम ले लो कि वो डीमोटिवेट हो जाए। ठीक है, मीन्स उसको मोटिवेट करके भी रखना इंसान को। स्टेटिस्टिक्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। हाँ जी, डेफिनेटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से या फिर आपका स्टैंडर्ड एविएशन से। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला आपको बताया था, स्टैंडर्ड एविएशन आपका अपॉन आपका मीन एंड आपका इक्वल टू 100, सॉरी
मीन और मल्टीप्लाई आपका 100 था, ठीक है, वो बनता है। F.W. टेलर थे आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर थे आपके हेनरी फ्योल, ठीक है। और आपके बिहेवियरल थ्योरी या फिर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आपकी किसने दिया, एल्टन मायो ने दिया। न्यू क्लासिकल थ्योरी में आती है आपकी मैक्स वेबर थे आपके ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के फादर, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने डेवलप की है, मैक्स वेबर ने, हेनरी फ्योल ने, एडमिनिस्ट्रेटिव और F.W. टेलर ने, ठीक है। तो कल हमारा ये हो गया था, ये भी कर लेना एक बार, मायो फोलेट एग्रेस वाला, ठीक है। ओके, क्लासिकल थ्योरीज हम कर रहे थे, साइंटिफिक हमने कर ली थी, न्यू क्लासिकल मॉडर्न, ठीक है, ये सारा हो गया था क्लासिकल थ्योरी, F.W. टेलर। ओके, टाइम एंड मोशन स्टडी हमने कर लिया था कल। साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि क्या था आपका साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब। हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल थे, हाँ जी। ओके, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका टाइम एंड मोशन स्टडी है वो किसने कहा था, F.W. टेलर ने, हेनरी फ्योल ने, कि मैक्स वेबर ने, कि एल्टन मायो ने, तो आप क्या आंसर करोगे। या फिर ये पूछा जाए कि साइंस बट नॉट रूल ऑफ द थंब ये किसने कहा था, हेनरी फ्योल ने, F.W. टेलर ने, कि आपका मैक्स वेबर ने, कि एल्टन मायो ने, क्या आंसर होगा आपका। टेलर ने, हाँ जी, वेरी गुड। बस इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक मैनेजमेंट सुजेस्ट डूइंग द, अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, टॉपिक आपका स्टार्ट कर दे रही हूँ। वी वांट JRF इन जून 2024, जल्दी से सभी के सभी कमेंट करें। और आज तो आपकी पेपर 1 की भी क्लास है 7 PM, तो ज्वाइन हो जाना, स्टेटिस्टिक्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी आपकी, जो यूनिट 5 हमने पढ़ी है। Science but not rule of the thumb. Scientific management suggests doing the work systematically, determining the work clearly as a sequence, ठीक है। Standardization of the motion, very very, ये जो standardization है ना, इसका मतलब क्या है आपका, पेन क्यों नहीं चल रहा, क्या हो गया पेन को। आज क्लास का नोटिफिकेशन ही नहीं आया, लेट हो गई क्या आज, पता नहीं मुझे क्लास का नोटिफिकेशन। वैसे क्लास तो मैंने शेड्यूल की भी है, पहले ही शेड्यूल कर ली मैंने सारी क्लासें आपकी 5 PM, सैटरडे तक की शेड्यूल्ड है क्लास आपकी 5 PM डेली। चेक कर लिया करो, फिर भी सम टाइम हो सकता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या फिर सर्वर डाउन होते हैं। ओके, तो चेक कर लिया करो एक बार कि 5 PM क्लास है कि नहीं, 7 PM क्लास है कि नहीं। अब देखो, स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब हो जाएगा कि काम जब करना है तो काम अच्छे से करना है। रूल ऑफ थंब का मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी, रूल ऑफ थंब क्या है, ठीक है, कि मीन्स जो जैसा ठीक लगता है, ठीक है, वैसा करो। रूल ऑफ थंब ये था कि जैसा जिसको ठीक लगता है वो वैसा करे। ओके, ये था, तो इसको अवॉइड करते हैं F.W. टेलर, वो बोलते हैं कि नो, साइंस को फॉलो करो, कि जो चीज बेटर है, जहां से हमें ज्यादा एफिशिएंसी मिल रही है, प्रोडक्टिविटी मिल रही है, वो चीज करो, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मोशन एंड टाइम फॉर ईच मोशन एंड अलॉटमेंट ऑफ फेयर वर्क टू ईच वर्कर, ठीक है। और इन्होंने फेयर वेजेस की बात भी की थी यहाँ पे, फेयर वेजेस की बात भी की थी। और क्या बात की थी इन्होंने, कि जो आपका पर्सनल मैटर है और जो वर्क लाइफ है, ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग है, ये भी इन्होंने बात की थी, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आप अपने पर्सनल चीजों को और वर्क लाइफ को अलग करके रखो, फेयर वेजेस दो वर्कर्स को, और स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आओ काम में, ठीक है। प्रत्येक गति के लिए गति अनुक्रमिक रूप से निर्धारित करने, प्रत्येक गति के लिए गति और समय का माननीयकरण करने, और प्रत्येक कार्यकर्ता को निष्पक्ष कार्य आवंटित करने का सुझाव देता है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंधन ने कार्यस्थल पर अंगूठे के नियम को समाप्त कर दिया था, ठीक है। किसको समाप्त कर दिया था, रूल ऑफ द थंब। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत बार पूछा भी गया। अब आपका डिफरेंशियल पेमेंट, डिफरेंशियल पेमेंट अगर मैं सिंपल बात बताऊं तो भाई, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पेमेंट मिलनी चाहिए, जो कम काम करेगा उसको कम पेमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हाँ बस आपने फिक्स्ड सैलरी रखी है, एक बंदा तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 5 बजे तक काम कर रहा है, ठीक है, और उसको भी 2000 रुपीज दे रहे हो। और एक बंदा है वो 12 बजे से लेकर आया और 5 बजे तक काम कर रहा है, इसको भी 2000 रुपीज दे रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अब डिफरेंशियल पेमेंट क्या हो जाएगा, F.W. टेलर suggested differential piece rate system. He fixed the standard level of production. Those employees who produce less than the standard production receive low piece rate, and employee produce above the standard production received higher piece rate. Differential price rate are introduced in order to motivate the employee to produce more than standard level and enhance productivity.
अब देखो इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि भाई इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, ठीक है। मान लो इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया था कि मान लो आपको 200 यूनिट्स जो है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, 200 यूनिट्स किसी भी चीज की, ये स्टैंडर्ड था। अगर इससे कम करोगे तो कम पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। Group harmony. Group harmony. F.W. Taylor emphasized upon group harmony, which can be achieved through satisfying the needs of the group members, eliminating the dissatisfaction and frustration of group members, maintaining the sound interpersonal relation among the group member, and involving them in various group activity. उन्होंने सिंपल बोला कि भाई जो भी ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप में रहकर मीन्स टीम वर्क के लिए भी इन्होंने क्या बोला कि टीम वर्क होना चाहिए। ओके जी, सिंपल अगर मैं बात करूं ग्रुप को ना बोलकर मैं बोलूं टीम वर्क, तो आपको शायद ज्यादा अच्छा लगेगा, ये ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, टीम वर्क होनी चाहिए, ठीक है। कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अब जो वर्कर्स और मैनेजमेंट है इनमें आपस में क्या होना चाहिए, श्रमिकों और प्रबंधन के बीच सहयोग होना चाहिए। ही ऑल्सो एडवोकेटेड साउंड एम्प्लॉय रिलेशन विच साउंड रिजल्ट। अब देखो साउंड हम किसको बोलते हैं, एक होता है अनसाउंड, एक होता है साउंड। साउंड क्या होता है, जो अच्छा है, ठीक है, जो ठीक है, जो तंदुरुस्त है, जो स्वस्थ है। एक होता है अनसाउंड, जो डिसऑर्डर्ड है, मीन्स वो ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, जैसे कि मेंटल हो गया, उसको क्या बोलते हैं, अनसाउंड हो गया, ठीक है। साउंड मतलब कि जो ठीक है, तंदुरुस्त है, अच्छा है, स्वस्थ है। तो एक स्वस्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक स्वस्थ मैनेजमेंट क्या है, जब रिलेशन अच्छे होंगे। आपको पता है जहाँ पे रिलेशंस खराब हो जाते हैं, वो फिर चाहे फैमिली की बात है, वो फिर चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात है, वो फिर चाहे कंपनी की बात है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स आती है ना बहुत ज्यादा। अब मान लो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज की आपस में नहीं बन रही, ना एम्प्लॉयज खुश मैनेजर से, ना मैनेजर खुश एम्प्लॉय से, तो प्रोडक्टिविटी क्या आने वाली है, जीरो। अगर आएगी तो कम आएगी, ज्यादा नहीं आएगी ना। तो दोनों तरफ से रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो फिर चाहे फैमिली की बात है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात है, फिर चाहे वो कंपनी की बात है। ओके, तो इसमें तो ज्यादा क्या ही समझाना। फिर था मेथड स्टडी। F.W. Taylor believed that a methodology and systematic movement of material ensure fast movement of material in the factory, avoidance of unnecessary transportation of material from one stage to another stage of production, reduction of distance from one machine to another machine, reducing of the transportation time, etc. अब क्या मेथड यूज किए जाए कि जहां पर जो आपकी अनावश्यक चीजें हैं, ठीक है, उनको रिड्यूस किया जाए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को ही किया जाए, ठीक है। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब जो ये है ही आपके F.W. टेलर जो है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है, तो ऑब्वियसली ये बात तो करेंगे इसकी साइंटिफिक तरीके से सिलेक्शन की जाए, एम्प्लॉयज की साइंटिफिक तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाए। ही सजेस्टेड द साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन जॉब एनालिसिस एंड यूजिंग वेरियस सिलेक्शन टेस्ट। ही ऑल्सो सजेस्टेड, मीन्स ऐसा नहीं कि विदाउट अ टेस्ट आप किसी को भी लेकर आ रहे हो। अगर मैं सिंपल बात बोलूँ ना, तो जो मैंने कल बोला था आपको, क्लासिकल थ्योरी जो थी वो क्या बोलती थी, भाई जो जिसमें स्किल्स है, जो लायक है, जो टैलेंटेड है, उसको जॉब में रखा जाए, ठीक है, उसी को सिलेक्ट किया जाए, बट जो लायक नहीं है उसको निकाल दिया जाए। बट अगर हम न्यू क्लासिकल थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें बोला है कि अगर मान लो जो लायक नहीं है, जिसमें स्किल्स नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट पे सीधा बोला है कि जिसके पास स्किल्स है उसको रख लो, जिसके पास नहीं है उसको निकाल दो, टेस्ट लो, ठीक है, जॉब एनालिसिस करो। ही ऑल्सो सजेस्टेड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज टू ऑल द एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन ट्रेनिंग, क्योंकि इनको तो प्रोडक्टिविटी चाहिए थी, इनको तो एफिशिएंसी चाहिए थी अपने काम में, ठीक है। अब एम्प्लॉय जो है वो चाहे सेटिस्फाइड है, फिर चाहे वो डिससेटिस्फाइड है, इनको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ओके, क्लियर है। तो क्लासिकल थ्योरी यही थी जी आपकी। स्टैंडर्डाइजेशन। अब टेलर एडवोकेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टूल। स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है कि भाई स्टैंडर्ड सेट किए जाए, ठीक है, बेंचमार्क सेट किए जाए, टूल सेट किए जाए कि हाँ मुझे ये काम इतने अच्छे से करना है। जब भी हम कोई काम अच्छे से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं, ठीक है। वर्किंग आवर सेट किए जाए, वर्किंग कंडीशन, क्वालिटी, वर्क, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्सेट्रा। माननीयकरण। टेलर ने माननीयकरण उपकरणों, काम के घंटे, काम करने की स्थिति, काम की गुणवत्ता, उत्पादन की लागत आदि के महत्व की वकालत की। अब जब ये साइंटिफिक है, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है, तो आपको पता है ये सारी चीजें किस तरह से सोचेंगे, साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे। ओके, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फॉर फ्रॉम एग्जीक्यूशन। अब जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है वो अलग अलग चीज है। देखो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन क्यों अलग है। अब मान लो मैंने प्लान बनाया, ठीक है, कि मैं आपकी क्लास संडे को लूंगी 2 घंटे, ठीक है।
तो उसको मुझे इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, उसे मुझे अपने काम में भी तो लाना पड़ेगा, मुझे पीपीटी भी तो 2 घंटे के हिसाब से बनानी पड़ेगी। अब मैंने प्लान बनाया कि मुझे 2 घंटे क्लास लेनी है, और जो मेरी पीपीटी बनी है, मीन्स जो मेरी स्लाइड्स बनी है, जो मेरे नोट्स बने, ये सिर्फ मैंने 1 घंटे की क्लास वाले बनाए, या पीपीटी ना बोलकर कंटेंट बोल देती हूँ, नहीं तो पूछने लग जाओगे मैम पीपीटी क्या होता है। कंटेंट मैंने सिर्फ 1 ही घंटे का बनाया, तो क्या ये सही है? जो प्लानिंग बनाया उसको एग्जीक्यूट भी तो करो, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करो, ठीक है। योजना को निष्पादन से अलग करना, उन्होंने योजना कार्यों को निष्पादन कार्यों से अलग करने की वकालत की। उन्होंने इस बात की वकालत की कि पर्यवेक्षक नियोजन कार्य करते हैं, जबकि कार्यकर्ता निष्पादन कार्य करते हैं। He advocated separation of the planning function from the execution function. He advocated that supervisors perform planning function whereas workers perform execution function. अब उन्होंने क्या बोला है कि जो बड़े बड़े लेवल पे, जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, वो करेंगे प्लानिंग, ठीक है, उनका काम सिर्फ प्लान करना होगा, और वर्कर्स करेंगे इम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे कि जैसे कि जैसे कि अब देखो बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि आप कॉलेज में जाओगे तो जो प्रिंसिपल्स होंगे वो सिर्फ प्लानिंग करेंगे, और जो आप होंगे आपको तो पढ़ाना पड़ेगा, आपको तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जो भी वो प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि घर के बड़े, फैमिली के बड़े, हेड ऑफ द फैमिली क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उन बच्चों को आगे वो प्लानिंग जो की होती है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। क्लियर है इतना? अब पढ़ते हैं हम हेनरी फ्योल। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्लियर है क्लासिकल थ्योरीज में, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी में 3 थ्योरी है मेनली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल में कितनी थ्योरीज है, जल्दी से मुझे बताओ। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, हाँ जी जल्दी से मुझे बताओ। एक है साइंटिफिक, सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड थर्ड है आपकी ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है। साइंटिफिक है एफ डब्ल्यू टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव है हेनरी फ्योल, और ब्यूरोक्रेटिक है आपकी कौन, मैक्स वेबर। ओके जी, इतना क्लियर है सबको? तो एक थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है साइंटिफिक मैनेजमेंट वाली, ठीक है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ने होंगे तो पढ़ लेना, देख लेना। अब हम बात करते हैं हेनरी फ्योल को, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच भी बोला जाता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर भी कहा जाता है। हाँ जी ममता जी, 3 है मेनली। अब Henry Fayol was of major contribution to administrative management approach based on more than 50 years of experience and observation in the company. Fayol felt that the activities of business could be divided into 6 groups. ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। फ्योल ने महसूस किया, हेनरी फ्योल ने, कि व्यवसाय की गतिविधियों को 6 समूह में विभाजित किया जा सकता है: तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, सुरक्षा, लेखांकन एंड प्रबंधकीय। Fuel felt that the first 5 were well known. As the result, devoted most of his book to an analysis of the 6th. He classified the managerial group into 6 subgroups: with forecasting, planning, organizing, coordinating, commanding and controlling. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोल, ये किसने दिया है, POCCC। किसने दिया, पॉक। किसने दिया, हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल ने दिया है, ओके। फ्योल स्टेटेड द क्वालिटीज रिक्वायर्ड बाय मैनेजर टू बी फिजिकल, मेंटल, मोरल, एजुकेशन एंड टेक्निकल। अब ये बोलते थे कि जो भी मैनेजर्स है ना, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं ये, हेनरी फ्योल मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, कि जो मैनेजर्स है उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। फिजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए, मेंटल क्वालिटीज होनी चाहिए, स्किल की क्वालिटीज होनी चाहिए, मोरल होनी चाहिए, टेक्निकल क्वालिटीज होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए। ये बात बोलते थे हेनरी फ्योल की जो एक मैनेजर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। और हेनरी फ्योल ने 5 फंक्शंस दिए थे मेनली: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये एग्जाम में पूछा गया है तो प्लीज याद रख लो। अभी एक ब्लैंक शीट पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज करवाने वाली हूँ, तो प्लीज जल्दी से अपना पेन कॉपी निकाल लो। कुछ मुझे आपको थ्योरिस्ट बताने हैं जिन्होंने जो आपके मैनेजरियल फंक्शंस है, ठीक है, मैनेजमेंट के जो कुछ फंक्शंस है उन्होंने कौन कौन से फंक्शन दिए। मेनली आपके मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस है, क्या कोई मुझे बता सकता है? सिंपल, अभी मैं हेनरी फ्योल की बात नहीं कर रही हूँ, मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है। हाँ जी, पेन कॉपी निकाला है सभी ने, भी नोट डाउन कर लेना जो चीजें लिखवाऊंगी आपको।
मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, अब देखो जल्दी जल्दी प्लीज नोट डाउन करो। क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, एमजीटी लिख रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। नंबर 1, लोथिर, गलिक एंड उर्विक। इन्होंने दिए हैं कितने? 8 फंक्शंस दिए हैं। कितने फंक्शन दिए? 8। ये एग्जाम में पूछा जाता है। LUTHER है लुथिर, ठीक है। GUELICK, ठीक है, लुथिर, गुलिक एंड उर्विक। 8 फंक्शन दिए। कौन कौन से दिए हैं? POSD, पोस्ट डिकॉर्ब करके याद करोगे। P से है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये इसका आपको सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, ये वाला C जो है, R फॉर रिपोर्टिंग। सबसे ज्यादा इन्होंने ही दिए फंक्शन, ठीक है, लुथिर, गुलिक एंड उर्विक ने। एंड आपका B फॉर बजटिंग। ठीक है, सेकंड लिख लो प्लीज जल्दी से। हेनरी फ्योल, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, 5 फंक्शन जो आपको करवाया है, ठीक है, बार बार नहीं लिखवाऊंगी। और RC डेविस, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। RC डेविस ने दिए हैं 3 फंक्शन। कौन कौन से 3 फंक्शन आपके? प्लानिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। फोर्थ वन पे है आपके, लिख रहे हो प्लीज बता दो मुझे, क्योंकि आपको नोट्स में नहीं मिलेगा ये, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। GR टेरी ने दिए हैं आपके 4 फंक्शन दिए हैं। 3 4 5 हेनरी फ्योल का तो पता ही आपको, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग एंड आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। कोऑर्डिनेशन के बाद क्या लिखा है मैम? कोऑर्डिनेशन के बाद रिपोर्टिंग आएगा, रिपोर्टिंग के बाद आपका B से आएगा आपका बजटिंग। अब नेक्स्ट है आपका कून्स एंड ओडोनेल। ओडोनेल, इन्होंने दिए हैं 5 फंक्शंस, ठीक है। कौन कौन से 5 फंक्शंस है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबने नोट डाउन कर लिया? हाँ जी, कर लिया सबने नोट डाउन। ये तो साथ ही हो रहा है। कौन से वाला साथ हो रहा है पुक्कू जी आपका? 8 है, 8 फंक्शन है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, 4, ठीक है। 5 6 7, हाँ 7 हो रहा है। इट मीन्स गलत लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7,
हाँ ये तो 7 हो रहा है, इट मीन्स गलत है फिर शायद, वो चेक कर लेना उसको एक बार, ये चेक कर लेना कमांडिंग तो नहीं है कहीं। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 मिनट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, 1 2 3 4 5। ओके, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग हो सकता है फिर, ठीक है, कमांडिंग हो सकता है या फिर कंट्रोलिंग हो सकता है। 1 मिनट, थिरगुले का सर्च कर लो एक बार, कैरी डू नो, 1 मिनट में। ये तो सर, ओके ओके ओके, आरसी डेविस कर लो जल्दी से, प्लानिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। लुथिर गुलेक का कर लेना एक बार सर्च, ठीक है, अपने भी यहाँ पे कर लेना। ओके, अब मुझे प्लीज करवाने दो नेक्स्ट टॉपिक। फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल दिए इन्होंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 15, 16, 13, 14, आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 ही दिए हैं, ठीक है, इसके अलावा आप 13 नहीं बोल सकते, इसके अलावा आप 15 नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे, ओनली 14। Division of labor. The more people specialize, the more efficiently they can perform their work. This principle is एपिटोमासाइज्ड बाय द मॉडर्न असेंबली लाइन। अगर मैं डिवीजन ऑफ लेबर की बात करूं ना सिंपल लैंग्वेज में, तो भाई जो लेबर ना जिस चीज के काबिल है उसको वही काम दिया जाए, ठीक है। अब कईयों की एफिशिएंसी कहाँ है, कई देखो ज्यादातर फिजिकल वर्क कर सकते हैं, मानते हो इस बात को, कई ज्यादातर थ्योरेटिकल वर्क कर सकते हैं, मानते हो इस बात को, कई ज्यादातर आपका जैसे कि मान लो जो मैथ में परफेक्ट है उसको मैथ का काम दिया जाए, ठीक है, और जो आपका थ्योरेटिकल में परफेक्ट है उसको थ्योरेटिकल का काम दिया जाए, और जिसको पढ़ाई लिखाई में कोई मतलब नहीं हो, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर सकता है तो उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी दी जाए ज्यादा से ज्यादा। ओके, श्रम विभाजन, जितने अधिक लोग विशेषज्ञ होंगे वह उतनी अधिक कुशलता से अपना कार्य कर सकते हैं, यह सिद्धांत आधुनिक असेंबली लाइन का प्रतीक है। अथॉरिटी, अब देखो सेकंड क्या है आपका, अथॉरिटी। क्या आपने कभी एक चीज नोटिस की है, जो क्लास में सबसे ज्यादा शरारती होता था ना, सम टाइम जो टीचर्स होते थे ना वो उस बच्चे से परेशान होके उसी को एक क्लास का मॉनिटर बना देते थे। ऐसा क्यों होता था कि भाई जब इसके पास अथॉरिटी आएगी ना तो ये कहीं ना कहीं डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। क्या मानते हो आप मेरी इस बात को? तो ये बोलते थे फ्योल, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हेनरी फ्योल बोलते थे कि जब तक आप किसी को अथॉरिटी नहीं दोगे, जब तक आप उसके हाथ में नहीं थमाओगे कि ये अथॉरिटी तेरी बनती है, तब तक वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। जैसे बोलते ना कि तब तक आप उसके गुणों को नहीं पहचान पाओगे, मीन्स आपको पता नहीं लगेगा कि इसके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, जब तक आप किसी के हाथ में अथॉरिटी नहीं देते तो। ओके, क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इसमें कुछ समझाने की जरूरत है। मैनेजर्स मस्ट गिव ऑर्डर्स सो दैट दे कैन गेट थिंग्स डन। While their formal authority gives them to the right to command, managers will not always compel obedience unless they have personal authority such as relevant expertise as well. ओके, क्लियर है इतना? ओके, डिसिप्लिन। अब आपको पता है कि डिसिप्लिन जहां पे नहीं होगा, इवन देन योर स्टडी, ठीक है, आपको स्टडी में भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि आप नहा दोगे, आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, वही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब आपके करेक्टर में दिखता है। किस में दिखता है? योर करेक्टर, ठीक है, आपके करेक्टर में दिखेगा कि आप डिसिप्लिन हो कि आप डिसिप्लिन नहीं हो। अगर तो आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, बाकी और चीजों को छोड़ो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप में ना कुछ चीजें ऐसी होगी जो औरों से हटकर होगी। देखो, डिसिप्लिन का क्या मतलब होगा कि भाई अगर आप डेली 7-8 घंटे पढ़ते हो तो आप डेफिनेटली पढ़ोगे, आप तोड़ोगे नहीं उस चीज को, आप सिंसियर रहोगे अपने काम के प्रति, आप अनुशासित। अनुशासित का मतलब क्या होता है? अनुशासन में रहना, कि जो फिक्स्ड होता है, जो तोड़ता नहीं है, जो उसने रूल्स, जो उसने रेगुलेशंस बनाई होगी ना, ठीक है, वो उसको तोड़ेगा नहीं। जो भी उसकी नॉर्म्स है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाई है, अगर एक बच्चा 7 to 8 घंटे पढ़ता है तो ये उसके डिसिप्लिन में, उसके करेक्टर में आ चुकी है, वो डेली 7 to 8 पढ़ेगा। हम क्या बोलेंगे कि यार वो ना बड़ा डिसिप्लिन अपने टाइम के प्रति, वो बड़ा डिसिप्लिन है अपनी स्टडी के प्रति, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब यही नहीं होता कि बस आप सीधे खड़े हो, वो सावधान विश्राम वाला होता था ना जो, कि वही डिसिप्लिन है। नहीं, डिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, कि आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेजमेंट कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को किस तरह से मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है। कईयों का डिसिप्लिन होता है टाइम के रिगार्डिंग, जैसे कि खासकर मुझे ये होता है कि मुझे 5 PM क्लास लेनी है तो लेनी ही है। अगर 1-2 मिनट ऊपर चला जाता है तो मुझे खुद को ऐसा लगता है कि क्यों, मतलब लेट हो गया आज,
सम टाइम हो जाता है कि हाँ 1-2 मिनट ऊपर चला जाता है क्लास के लिए, या 5 मिनट, ठीक है, क्लास स्टार्ट करने में कई बार कैमरा नहीं चलता, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है, तो मुझे लगता है कि मतलब लेट होगी मैं, तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है। ओके। और भी डिसिप्लिन हो सकता है, कईयों का डिसिप्लिन होगा घर में ज्यादा साफ सफाई रखने का, ठीक है, कईयों में डिसिप्लिन होगा, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मेंबर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू रिस्पेक्ट द रूल्स एंड एग्रीमेंट। मैंने क्या बोला था, रूल्स, जो भी रूल्स होंगे ना, खासकर डिसिप्लिन में क्या होता है, जो भी जिसके लिए भी आपने रूल्स बनाए हैं, ठीक है, वो रूल्स फॉलो करना। अगर आपने रूल बनाया कि मुझे रात को 9 बजे ही सोना है, ठीक है, तो आपकी डिसिप्लिन है, वो भी आपका डिसिप्लिन है। सुबह 6 बजे उठना है, आपका रूल है, आप अपने अकॉर्डिंग टू जो भी आपने रूल्स बनाए आप उनको फॉलो करते हुए चल रहे हो, तो डिसिप्लिन है। अब एक मैनेजमेंट है, ठीक है, एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी तो कुछ रूल्स रेगुलेशन बने होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा उसको क्या बोला जाता है यार, ये तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है। अनुशासन, फॉलो मीन्स रूल्स एंड एग्रीमेंट दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, बस ये इसका की पॉइंट है। टू फ्योर डिसिप्लिन रिजल्ट फ्रॉम गुड लीडरशिप एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फेयर एग्रीमेंट सच एज प्रोविजन, ठीक है। अब आता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, प्लीज जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। क्या सभी को समझ आ रहा है? इजी है, हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टफ है। क्या समझ पा रहे हो आप? यस या नो में रिप्लाई कर दो प्लीज। हाँ जी, थम्स अप दे दो, कुछ तो बताओ। यस मैम, ओके। यूनिटी ऑफ कमांड सिंपल बात है। अब देखो, मानो एम्प्लॉय है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ही हो ममता जी, ठीक है, अब आपको ऑर्डर मिल रहा है 3-4 तरह से, 3-4 की तरफ से, अब आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि इसकी बात सुनो, इसकी बात सुनो, इसकी बात सुनो, इसकी बात सुनो, किसकी बात सुनो। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है कि भाई एक ही बंदा हो जो कमांड दे, ये नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उसमें 20-20, 25-25 लीडर्स है, तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय जो होंगे वो परेशान हो जाएंगे। ओके। अब देखो, ईच एम्प्लॉय मस्ट रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन पर्सन, बस ये कीवर्ड है इसका। Fuel believe that when an employee reported to more than one managers, ठीक है, conflict in instructions and confusion authority would ultimately result। तो ये आपको एग्जाम्पल भी दिया गया था एग्जाम में। एग्जाम्पल क्या दिया था कि फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई है, ठीक है, और उसके ऊपर 3-4 मैनेजर्स है, और वो उसको कमांड देते हैं, तो वो किस में आएगा, तो वो आना था आपका यूनिटी ऑफ कमांड का, क्या हो जाएगा, लिमिटेशंस हो जाएगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अब डायरेक्शन में भी, अब मान लो मेरा आपका गोल है नेट का करना, ठीक है, नेट जेआरएफ आपका गोल है, ठीक है, अब जितने भी नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स होंगे उनका सेम ही गोल होगा ना, तो जिनका सेम गोल होगा वो आपस में मिलजुल कर रहेंगे। अब आपको कोई नेट नेट की तैयारी करने वाला बच्चा मिल जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली उससे क्या रहोगे, अटैच रहोगे, क्योंकि सेम ही गोल है। अब डायरेक्शन का क्या मतलब हो गया कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका सेम गोल होना चाहिए सभी एम्प्लॉयज का। ये नहीं कि कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए जहां पे सबका फोकस हो। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, मैनेजर, एम्प्लॉयज, वर्कर्स, ठीक है, सबकी एक ही डायरेक्शन हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है अगर कंपनी का गोल, तो सबका वही हो, वर्कर्स का भी, मैनेजर्स का भी, ठीक है, तभी हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। दोज ऑपरेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव या फिर गोल, इसीलिए मैंने क्या बोला था, गोल, ठीक है, शुड बी डायरेक्टेड बाय ओनली वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान, मतलब एक प्लान हो, ठीक है, और वही सबका गोल हो। एग्जाम्पल, for example, the personal department in a company should not have two directors each with a different hiring policy. Subordinate of individual interest to the common goal. In any undertaking, the interest of employee should not take precedence over the interest of the organization as a whole. व्यक्तिगत हित को सामान्य लक्ष्य के अधीन रखना, किसी भी उपक्रम में कर्मचारियों के हितों को समग्र रूप से संगठन के हितों पर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल्स है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को भी देखा जाए, उनके हित के बारे में भी बात की जाए। रेमुनरेशन, कंपनसेशन फॉर वर्क शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। अब जो उनको कंपनसेशन मिल रही है, ठीक है, जो उसको रेमुनरेशन मिल रही है, वो ऐसा ना हो कि उसमें क्या कोई भी मीन्स फेयर तरीके से दी जाए, कोई भी बाइजनेस ना हो, ठीक है, जो भी रेमुनरेशन दी जा रही है वो फेयर तरीके से दी जाए। काम का मुआवजा कर्मचारियों नियोक्ताओं दोनों के लिए उचित होना चाहिए, ठीक है।
दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, डिक्रीजिंग द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अगर मान लो मैं हेड हूं ना क्लास में, तो सारे के सारे डिसीजन मैं ही लूंगी, कोई भी एम्प्लॉय अपनी आवाज नहीं उठा सकता। ये हो जाता है सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब हम अपनी अथॉरिटी दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, स्टूडेंट 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 स्टूडेंट। ओके, इतना समझ रहे हो। सेंट्रलाइजेशन, सेंटर केंद्रीयकरण, भाई वो ही निर्णय ले सकता है, उसके अलावा कोई नहीं ले सकता। डिक्रीजिंग द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, इंक्रीजिंग देयर रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो जो सबऑर्डिनेट्स है या फिर जो एम्प्लॉइज है या फिर जो वर्कर्स है, अगर तो वो डिसीजन ले रहे हैं तो वो आ जाएगा आपका डिसेंट्रलाइजेशन में। बट अगर ओनली जो हायर अथॉरिटी पे है, जो टॉप लेवल पे है, सिर्फ वही सारे डिसीजन ले रहा है, तो आ जाएगा सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब इसका क्या निमोनिक बनाओगे, किस किस एक के पास पावर का होना। हाँ जी, किसी एक के पास सारी की सारी पावर है, ठीक है, जैसे कि टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है, मैनेजर है, उसके पास सारी पावर है, ठीक है, सेंटर पे है वो। और अगर इम्प्लॉइज को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है कि हाँ आप भी अपने आइडियाज दो, आप भी डिसीजन मेकिंग करो, ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन। द हायरार्की, the lines of authority in an organization are often represented today by the next box today by the need boxes and line of the organization chart। ठीक है, अब जो हायरार्की होती है ना, हायरार्की का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लो ऑफिस है, ठीक है, या फिर अगर हम स्कूल की ही बात ले, चलो ऑफिस ना लेकर हम स्कूल की बात ले, जो स्टूडेंट्स होगा क्या वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास चला जाएगा अपनी शिकायत को लेकर, कि अपने टीचर के पास जाएगा, कि अपने क्लास टीचर के पास जाएगा, या किसी भी टीचर के पास चला जाएगा। देखो एक है स्टूडेंट, ठीक है, ये हायरार्की बना देती हूँ, यहाँ पे है स्टूडेंट, ये दो ब्लैंक स्लाइड नहीं मिलती ना मुझे, देखो ये है प्रिंसिपल, ठीक है, और ये है टीचर्स, टीचर्स, ये है क्लास टीचर, और ये है स्टूडेंट। अब आपको दिख रहा है एक हायरार्की फॉलो हो रही है, ठीक है, पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे, चौथे। अब जो स्टूडेंट है क्या वो डायरेक्टली जाएगा प्रिंसिपल के पास अपनी शिकायत लेके, कि क्लास टीचर के पास जाएगा, पहले इसके पास बात पहुंचेगी, फिर इनके पास, फिर अगर बहुत ही बड़ा मुद्दा है फिर प्रिंसिपल के पास। तो हायरार्की फॉलो की जानी चाहिए। मान लो वर्कर्स है, ठीक है, अब उनकी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है वो छोटे छोटे लेवल के सॉल्व कर लेंगे, मैनेजर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास चले गए, सीईओ के पास चले गए, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास चले गए छोटी छोटी बातों को लेकर, तो वो तो सही बात नहीं है ना। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है भाई वो छोटे लेवल के लोग सॉल्व कर लो, फिर सीईओ के पास तो तब जाएंगे ना अगर कोई बड़े लेवल की प्रॉब्लम होगी। हाँ जी पूनम गिल जी, ओके समझ गए बस आप हायरार्की, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर, आदेश। सामग्री और लोग सही समय पर सही जगह पर होने चाहिए, विशेष रूप से लोगों को नौकरियों या पदों पर होना चाहिए जिनमें वे सबसे उपयुक्त हैं। मटेरियल एंड पीपल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, राइट प्लेस एट द राइट टाइम, पीपल इन पर्टिकुलर शुड बी इन द जॉब्स और पोजीशन इन विच दे आर मोस्ट सुटेड। अब देख लो, अब मैं पढ़ाती हूँ, मैं हूँ एक टीचर, ठीक है, तो मुझे कहाँ होना चाहिए, ऑब्वियसली टीचिंग लाइन में होना चाहिए। आप करते हो ब्यूटी पार्लर का कोर्स, तो आपको कहाँ होना चाहिए, पार्लर में होना चाहिए। अब ब्यूटी पार्लर वाला जाकर लगे कपड़े बेचने, और कपड़े बेचने वाला जाकर लगे ब्यूटी पार्लर करने, तो हो जाएगा क्या, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उसको तो एबीसीडी भी नहीं पता होगी। नेक्स्ट इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है, मैनेजर शुड बी बोथ फ्रेंडली एंड फेयर टू द सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबको एक जैसा लेकर चलो, ये नहीं पक्षपात नहीं करना किसी के साथ, समानता, ठीक है। प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के प्रति मित्रवत और निष्पक्ष होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, अब देखो अगर मान लो आप जब भी हाँ स्टाफ को हायर करते हैं अपनी कंपनी में, तो क्या ऐसे बोलते सिर्फ आपने 1 महीने के लिए आना उसके बाद आप जाओ, स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास कौन आएगा काम करने, ठीक है। कर्मचारी कम से कम 1 साल का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन होता है ना, कि एटलीस्ट जो स्टाफ है उसको भी फियर ना हो कि यार मैं क्या करूंगा अगर मेरी जॉब चलेगी जल्दी से जल्दी, ठीक है, कुछ तो स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट अंडरमाइंस द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब हम बात करते हैं इनिशिएटिव।
सबॉर्डिनेट शुड बी गिवन द फ्रीडम टू कंसीव द, अब यहाँ पे क्या है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी बोलने का अधिकार हो, वो भी अपने आइडियाज को ले सके, न्यू न्यू इन्वेंशंस कर सके, नई नई बातों को, नए नए आइडियाज को लेकर आए यहाँ पर, ठीक है। देयर प्लान्स इवेंट, ठीक है, ओके। और एस्पिरेट द कॉर, एस्पिरेट द कॉप्स, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मीन्स टीम वर्क की बात कर रहे हैं, मिलजुल कर काम करो, टीम वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रमोटिंग टीम स्पिरिट विल गिव द ऑर्गेनाइजेशन अ सेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है, जब हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली यूनिटी होगी और काम ज्यादा बेटर तरीके से होगा अगर सभी काम करने वाले हैं। अब देखो आप नर्स आरएफ की तैयारी कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, ठीक है, और आपका फ्रेंड भी है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो दोनों की क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, एक भी 0 दूसरा भी 0 तो रिजल्ट 0 ही आना है, एक 100 दूसरा भी 100 तो रिजल्ट क्या आएगा, 200% आएगा, ठीक है जी, इतना क्लियर है सबको। अब हम करते हैं ब्यूरोक्रेसी। हेनरी फ्योल कंप्लीट होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट भी आपका कंप्लीट होता है। अब करते हैं ब्यूरोक्रेसी, प्लीज जल्दी से समझ लो कॉन्सेप्ट को। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी का तो पूछ लो एक बार। नेक्स्ट हम करें साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, वहां पर ज्यादातर एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया गया था और टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान दिया गया था साइंटिफिक में। लेकिन अगर हम बात करें हेनरी फ्योल की, तो इन्होंने मेंटल, साइंटिफिक, फिजिकल, ठीक है, सारी चीजों पे कहीं ना कहीं ध्यान दिया हेनरी फ्योल ने, ओके। और इन्होंने किसके लिए ज्यादा बात की है, मैनेजर्स के लिए, ठीक है। 14 प्रिंसिपल दिए। ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल, अगर मैं बात करूँ, रूल्स और रेगुलेशंस जो होती है वो फॉलो की जाए, ठीक है, रिजिड है, ये रिजिड है, कठोर है थोड़ी, ठीक है। अब आपको पता है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए तो वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाता है ना, वो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। मैक्स वेबर ने ये दिया था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया है, ब्यूरोक्रेसी आपकी दी है मैक्स वेबर ने। propounded the bureaucratic theory of organization and management. Bureaucracy is an administrative system designed to accomplish large scale administrative task, जो भी task है, जो भी rules है, जो भी regulations है, ठीक है, उनको follow किया जाए systematical तरीके से। coordinating the work of many individuals, नौकरशाही। Characteristics of bureaucratic organization, administrative class. Bureaucratic organization generally have administrative class responsible for maintaining, coordinating activity of the members, की जो भी हमारा administrative class है, ठीक है, वहां पर जितने भी सारी चीजों को, ठीक है, maintain करके रखा जाए, ठीक है, ये rigid था। मेन फीचर्स क्या है आपके, मेन फीचर्स ऑफ हिज क्लास आर फॉलोज, पीपल आर पेड एंड आर होल टाइम एम्प्लॉयज, दे रिसीव सैलरी एंड अदर perquisites are normally based on their positions, their tenure in organization, ठीक है, rules and regulations, ये इसका most important part है। they do not have a priority interest in the organization, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी, उनका संगठन में कोई मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, भाई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करोगे तो सही है, नहीं करोगे तो पनिशमेंट दे देंगे और निकाल देंगे जॉब से, ठीक है। किसी को यहाँ पे कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, दोस्त है, मित्र है, जो मर्जी है, जो रूल बन गए वो बन गए, रूल फॉलो करो, अगर ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, नहीं ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, रूल तोड़ो और बाहर निकलो। They are selected for the purpose of employment based on their competence. उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार के उद्देश्य से किया जाता था, साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरह ही मिलता जुलता है। हायरार्की, अब यहाँ पे भी एक हायरार्की ही फॉलो की जानी चाहिए कि आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकते, अगर आप प्रिंसिपल के पास चले गए आपको अंदर ही नहीं मानेगा कोई, होता है ना सर, इवन देन कॉलेज में भी ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए आप प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकते, आपको अपने क्लास टीचर से बात करनी होती है। तो फिर यहाँ पे जैसे मान लो जो नंबर 1 पे है, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, अब 5 वाला डायरेक्ट 1 के पास नहीं जा सकता, पहले उसे 4 से बात करनी पड़ेगी, फिर 4 3 से बात करेगा, फिर 3 वाला 2 से बात करेगा, 2 वाला 1 से बात करेगा, ये होती है हायरार्की, ठीक है। तो ये फॉलो की जानी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन की बात होगी ऑब्वियसली वहां पे एक हायरार्की बनेगी, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क, अब जो काम है वो काम बांटा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब जो जिस काम में परफेक्ट है उसको वही काम दिया जाए, जो मैथ्स में परफेक्ट है, ठीक है, उसे मैथ का काम दिया जाए, जो थ्योरेटिकल में परफेक्ट है उसे थ्योरेटिकल का काम दिया जाए, जो फिजिकल एक्टिविटी में परफेक्ट है उसको वो काम दिया जाए। ऑफिशियल रूल्स, अब वही बात है कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो किया जाए।
इम्पर्सनल रिलेशनशिप, अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा कि यार ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा मित्र है, ये रूल्स तोड़ सकता है, ठीक है, और जो मेरा दुश्मन है अगर उसने रूल तोड़ा तो मैं उसको निकाल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। रूल इज रूल, जैसे बोलते हैं ना, अगर आपने कभी जॉब की होगी, ठीक है, तो आपने ये बात सुनी होगी, रूल इज रूल और रूल इज फॉर ऑल। ये जो रूल है, ठीक है, रूल इज रूल है और ये सभी के लिए सेम है, रूल इज सेम फॉर ऑल। क्या सुना है कभी आपने ये बात? ठीक है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है, वो घर का मेंबर है, वो बाहर का मेंबर है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाई है वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा कि यार इसके साथ तो मेरा पर्सनली रिलेशनशिप है, ये कोई बात नहीं, अगर ये रूल तोड़ देगा तो कोई नहीं चलेगा, ठीक है। वैसे तो इस चीज को बहुत कम लोग फॉलो करते होंगे। हाँ जी, इतना क्लियर है सबको? ऑफिशियल रिकॉर्ड, तो ये सारी चीजें भी ब्यूरोक्रेटिक में देखी जाती है, कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर ऑफिशियल रिकॉर्ड, ठीक है। प्रॉपर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं, उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अच्छा, अगर जहाँ पे मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रही हूँ, क्या ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, क्या कोई मुझे बता सकता है? जहाँ पे मैं रूल्स रेगुलेशंस की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मैं रिजिडिटी की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मैं फिक्स्ड की बात कर रही हूँ, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये फॉर्मल में आएगा कि इनफॉर्मल में आएगा? टीचिंग एप्टीट्यूड में शायद मैंने आपको पढ़ाया था, अगर किसी को याद होगा तो। कैसा हो जाएगा ये, फॉर्मल की इनफॉर्मल? फॉर्मल हो जाएगा, हाँ जी, वेरी गुड, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर जहां मर्जी से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जैसे कि जब हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ा, उससे रिलेटेड पता नहीं हमने कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कम से कम 20 चीजें पढ़ ली हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से रिलेटेड, ठीक है। और अगर फॉर्मल है तो इट मीन्स क्या हो जाएगी, क्वांटिटेटिव हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमने कितनी चीजें पढ़ ली, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर जहां मर्जी से, जैसा मर्जी, जितना मर्जी घुमा ले, आप आंसर दे दोगे इजीली। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, किसके अकॉर्डिंग? आपके आपके बात करेंगे हम हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग, ठीक है। देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, डिफरेंट एक्सपर्ट, ये वाले डिफरेंट एक्सपर्ट, जैसे कि मैंने आपको कौन सा बताया था, उर्विक का बताया मैंने आपको, 8 फंक्शन उन्होंने दिए हैं, ठीक है। और आरसी डेविस का बताया मैंने, 3 फंक्शन उन्होंने दिए हैं। हेनरी फ्योल का बताया, 5 फंक्शन उन्होंने दिए। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट ने, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन दिए, ठीक है। Functions of management in different way. Kunz and O'Donnell, ठीक है, Kunz and O'Donnell have given a very convenient classification of management function that are generally accepted. They are, अच्छा, ओके, ये वाले है वो 5, Kunz and O'Donnell. Planning, staffing, directing, organizing एंड कंट्रोलिंग। ये ना आपको इसका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये वाली स्लाइड तो मुझे डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे विद सीक्वेंस देना है आपको, ठीक है। तो इसको रहने दो अभी स्लाइड को। उससे पहले ब्यूरोक्रेसी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ ले तब तक। ब्यूरोक्रेसी के बेटर मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑब्वियसली जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होती है वहाँ पे क्या होता है, बेटर मैनेजमेंट होता है, क्योंकि सबके सब डरते हैं। और जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होती है वहाँ पे मैनेजमेंट का तो एम भी नहीं होता, क्योंकि कोई फॉलो ही नहीं करेगा, ना रूल है ना कोई रेगुलेशन है, कौन मैनेज करेगा फिर? वर्क डिवाइडेड अप इक्वली, अब वर्क अच्छे तरीके से डिवाइड होता है क्योंकि रिजिड है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, हर चीज को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। आपको पता है रूल्स रेगुलेशन, ये तो चीजों को, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ओके, बताते हैं। जस्टिफिकेशन फॉर द लेबर, इट्स फेयर, हायरिंग बेस्ड ऑन मेरिट एंड स्किल्स, एफिशिएंट विद डीलिंग विद रूटीन मैटर्स, कॉन्सिडरेशन ऑफ पावर एंड, और डिसएडवांटेजेस क्या है, लॉट्स ऑफ पेपर वर्क, आपको पता है जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं पेपर वर्क बहुत होता है। लॉट्स ऑफ रूल रिड्यूस क्रिएटिविटी, अब जब रूल्स बने हैं, रूल्स रेगुलेशन बने तो कहीं ना कहीं क्लोज हैंडेड हो जाएगा। आपको पता है क्लोज हैंडेड हो जाता है हमारा फॉर्मल, और इनफॉर्मल हमारा ओपन हैंडेड हो जाता है। फीडबैक हार्डर टू इम्प्लीमेंट, और क्या हो जाता है कि रूल्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करने भी मुश्किल चले जाते हैं, ठीक है। कभी क्या आपने किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम किया जहां पे लॉट्स ऑफ रूल थे और वो इम्प्लीमेंट करने ही मुश्किल चले जा रहे थे? अथॉरिटीज आर नॉट बेस्ड ऑन सोशल स्टैंडिंग्स, अलाइनेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, एंटी डेमोक्रेटिक होता है। अब देखो, एक होता है डेमोक्रेटिक, मतलब स्वतंत्रता है आपको अपने विचार रखने की, बट एंटी डेमोक्रेटिक क्या हो जाएगी, स्वतंत्रता खत्म, जो रूल्स रेगुलेशन बने उसके अकॉर्डिंग काम करो बस। इनएफिशिएंट व्हेन डीलिंग विद एक्सपेक्टेशंस, अब जो मान लो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है, समटाइम रूल्स रेगुलेशन इस तरह से बने होते हैं कि आपकी सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है। क्लोज एंडेड, एंडेड नहीं बोला मैंने, क्लोज्ड एंड, एक मिनट, सी ओ एल सी, क्लोज सी
LOSED एंड। क्लोज एंड का मतलब हो जाता है कि जहां पर आप सोच नहीं सकते, जो बना है बस वो एज इट इज खा लो, आप खुद का कोई भी इनोवेशन नहीं कर सकते, वो हो जाता है क्लोज एंड। जो चीज आपके सामने रखी गई आपको उसको एज इट इज फॉलो करना है। जो रूल्स रखा गया, आपके सामने रूल है कि आपको 9 PM ही सुबह पहुंचना है, तो आपको 9 PM ही पहुंचना है। इसके अलावा अगर मान लो आप सोचते हो कि यार मैं ना 8 बजे पहुंच के ना कुछ मैं नया करूंगा आज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। 8 बजे पहुंचोगे, सोचा आपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही है कि 8 बजे पहुंच करके मैं कुछ नया करूंगा, आज कोई इनोवेशन करूंगा, ठीक है, कोई भी न्यू आइडिया इम्प्लीमेंट करूंगा, तो वो नहीं होगा। रूल इज रूल फॉर ऑल। इनोवेशन खत्म हो जाती है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, कंपनी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो फिर जब सारे के सारे कंपनी के अकॉर्डिंग चलोगे, आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। अगर आपके माइंड में कोई अच्छे थॉट आ रहे हैं, कोई अच्छा आइडिया आ रहा है कंपनी को ग्रो करने के लिए, आपकी सुनेगा ही नहीं कोई, क्योंकि जो रूल है बस उसको फॉलो करो, क्लोज हैंडेड। ओके, क्लियर इतना पुक्कू जी? 5 फंक्शन ऑफ ग्रेट मैनेजमेंट, ठीक है। अगर कोड्स ऑर्डरनल की बात करूँ तो पहले नंबर पे प्लानिंग है, ठीक है। सेकंड पे ऑर्गेनाइजिंग है, क्योंकि इसका ना आपको सीक्वेंस पूछा जाता है। थर्ड नंबर पे स्टाफिंग है, फिर डायरेक्टिंग है, एंड फिर आपका कंट्रोलिंग है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी की। जल्दी से कर लेते हैं, आज ही कर लेंगे हम, ठीक है। क्लासिकल थ्योरीज वैसे आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब हमारा बचता है न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। न्यू क्लासिकल सिंपली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया गया था इंसानों को, कि इंसान मशीन नहीं है, बस इतनी सी बात है। किसने, हॉर्थन एक्सपेरिमेंट था यहाँ पे एक, ठीक है। और आपका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी इसको बोला जाता है, और बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। बस यही था आपका न्यू। और मॉडर्न में क्या हो गया आपका, जो हमने क्लासिकल पढ़ा, जो हमने न्यू क्लासिकल पढ़ा, उसका कॉम्बिनेशन आपका, उसका बैलेंस है आपका मॉडर्न, ठीक है। क्लासिकल में था आपका कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ठीक है, एफिशिएंसी हो, एम्प्लॉइज चाहे सेटिस्फाइड है चाहे नहीं सेटिस्फाइड है, हमें नहीं ज्यादा मतलब बनता। न्यू क्लासिकल में था कि हमें एम्प्लॉइज को सेटिस्फेक्शन करना है, जॉब सेटिस्फेक्शन उसको देनी है, उसका ख्याल रखना है एम्प्लॉइज का, क्योंकि एम्प्लॉइज जो है वो मशीन नहीं है। अब इन दोनों के बीच का जो बैलेंस था वो था आपका मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ओके जी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में जो आपके टाइप्स हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, यहाँ पर जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वांटिजेंसी है, और सिस्टम अप्रोच है। अब ये जो आपके द सिस्टम अप्रोच दी थी आपकी, कॉन्टिजेंसी अप्रोच, अच्छा ये आपको एमर्जिंग अप्रोचेस, ये तो बताना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव अप्रोच मैनेजमेंट साइंस, आप ये कल कर ले, फिर इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी हम कल कर लेंगे, ठीक है। ओके, कल कर लेंगे इसको, ठीक है। क्लियर है सबको, इतना सभी को समझ आ गया? क्वांटिटेटिव नेम से क्लियर है, जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की बात हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह से करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व, जहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे, मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैनेजमेंट की जो भी प्रॉब्लम है, कॉन्टीजेंसी का क्या मतलब हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि जो भी कंपनी जिस सिचुएशन से चल रही है उसके लिए वही मेथड लगाए जाए। ऐसा नहीं सबके लिए सेम ही मेथड हो। फॉर एग्जाम्पल शिमला में स्नोफॉल होती है, ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से काम करना पड़ता है। यहाँ पे विंटर्स की छुट्टियां होती है, हॉलीडेज होते हैं। अब चंडीगढ़ में समर, वहाँ पे समर के वेकेशंस होते हैं, और शिमला में विंटर के वेकेशंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि मान लो चंडीगढ़ में भी विंटर के वेकेशंस हो रहे हैं, मीन्स दिसंबर में छुट्टियां पड़ रही है, शिमला में भी दिसंबर में छुट्टियां पड़ रही है, हर जगह शिमला दिसंबर में ही छुट्टियां पड़ रही है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो कॉन्टीजेंसी अप्रोच हो जाएगा कि जहाँ पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो वहां पर हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो, ठीक है। और सिस्टम अप्रोच की एक सिस्टम फॉलो किया जाना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को हैंडल करना। ये नहीं कि कोई भी सिस्टम चला है, कोई किसी का कोई गोल है, किसी मान लो एक कंपनी है, ठीक है, 100 एम्प्लॉइज है, 100 में से 50 एम्प्लॉय का कोई और ही गोल है, 50 का कोई और ही गोल है, ठीक है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, एक सिस्टम को फॉलो किया जाना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएंगे, ओके पुक्कू जी, क्वेश्चन आएंगे फॉर एग्जांपल क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल, FW टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मायो, विच वन इज राइट आंसर, या फिर विच वन इज रॉन्ग आंसर?
ममता जी ये बात तो सर को बोलो, कैसे करवा दूं मैं खुद से नहीं करवा सकती ना। एक्चुअली मैं भी किसी के अंडर काम कर रही हूँ, वहां पे भी रूल्स रेगुलेशंस है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं ब्यूरोक्रेटिक की तरह। मैं तो चाहती हूँ, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं मुझसे तो आप 2-2 3-3 घंटा भी पढ़ो दिन में, बट अगर सर अलॉट करेंगे तभी मैं करवा सकती हूँ ना पीवाई की, उस खुद से नहीं करवा सकते। हमें क्लासेस अलॉट की गई है, एक टाइम टेबल बना है, 15 मई तक सिलेबस हमें कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो कंपनीज की जो रूल्स रेगुलेशन है हमें वो फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो सर से बात करो, सर अलाउ करते हैं मैं करवाऊंगी डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खुद से लगाते रहो। ठीक है, तो ये थी हमारी सिस्टम अप्रोच, कॉन्टीजेंसी और मॉडर्न। तो आज हमारी कंप्लीट हो जाती है, आपकी ब्यूरोक्रेटिक भी कंप्लीट होगी और आपकी मॉडर्न भी कंप्लीट होगी, न्यू क्लासिकल भी कंप्लीट होगी। ठीक है, बाकी कल इनके नेम्स बता दूंगी कि सिस्टम अप्रोच किसने दिया था, एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्टीजेंसी अप्रोच किसने दी थी, आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, कब दी थी, ये सारी चीजें। ओके, हाँ जी, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं 5 PM, कल हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और सिस्टम अप्रोच और कॉन्टीजेंसी अप्रोच वाला थोड़ा सा बता दूंगी आपको कि किसने दिया था। ओके, ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। 7 PM क्लास को ज्वाइन कर लेना सभी। हाँ, नोट्स अभी अपलोड नहीं किए, कर दूंगी नोट्स अपलोड, कल कर दूंगी नोट्स अपलोड, 2-3 क्लासेस के इकट्ठे कर दूंगी। ठीक है, ओके।